नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने वादों की घोषणा की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। पार्टी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, शिक्षकों और नौकरी पेशा वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया है और उन्हें लुभाने के लिए विभिन्न वादे किए हैं। पार्टी ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने जातियों से जुड़े वादे भी किए हैं, जैसे कि गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव, निषाद राज और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाना। पार्टी ने आगरा, मथुरा, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने का फैसला किया है, जिससे संबंधित जिलों में बढ़त मिल सके। पार्टी का मानना है कि इससे उन्हें इन क्षेत्रों में मजबूत समर्थन मिलेगा। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य इन वादों के माध्यम से विभिन्न वर्गों और समुदायों को साधना है और भाजपा की रणनीति को चुनौती देना है। हालांकि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन घोषणाओं पर जनता का विश्वास हासिल करना होगा, क्योंकि विरोधी इन वादों के पूरा ना होने और सपा के अविश्वसनीय होने से लेकर बजट संसाधन जैसे सवाल जरूर खड़े करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि उनके वादे और घोषणाएं जनता को आकर्षित करेंगी और उन्हें आगामी चुनावों में जीत हासिल करने में मदद करेंगी। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने वादों को पूरा करने और जनता का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और उम्मीदवारों के चयन के लिए गहन मंथन कर रही है। अखिलेश यादव लगातार बैठकों और चर्चाओं के जरिए संगठन से फीडबैक ले रहे हैं और समय से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। टिकट बंटवारे में पिछड़ा, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे सामाजिक न्याय और सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा कि बीजेपी अपनी रणनीति में क्या कुछ बदलाव कर सकती है। क्या बीजेपी के पास पीडीए का काट है? क्या दूसरे राज्यों की तरह महिलाओं पर दांव अखिलेश को फायदा पहुंचा सकता है? क्या पीडीए को टिकट देने से सपा मजबूत होगी? क्या सपा के पास शहरी विकास का कोई नया मॉडल है? इन सब सवालों का आज हम जवाब ढूंढेंगे। तो देखिए, आज इसी पर बड़ी चर्चा की आखिर 2027 के चुनाव के लिए तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं और पार्टियां पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शरद शरण, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शशिकांत तिवारी, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। शशिकांत तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत शशिकांत तिवारी जी आपके साथ, क्योंकि आप लोग ये मानते थे कि भाई अखिलेश यादव सिर्फ एसी के कमरों में बैठे रहते हैं, चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, प्रचार करने के लिए एक दिन निकलते हैं, लेकिन 2027 के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं समाजवादी पार्टी ने। आप लोग कितना चैलेंज समझ रहे हैं इसे अपने लिए, क्योंकि अब महिलाओं जो कि आधी आबादी है उसको भी साधने का प्रयास हो रहा है, जाति पहले से ही पीडीए का फॉर्मूला हिट रहा है समाजवादी पार्टी का। क्या रणनीति आप लोग के लिए इसकी काट के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी आज भी ट्विटर की पार्टी है। इनका जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं, जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना। इनके पास दो ही काम है, एक टिकट बांटना और अराजकता के मुद्दों को आगे बढ़ा करके देश में जो भी अराजकता का माहौल बना। लोकसभा चुनाव में भी अराजकता के ही मुद्दे ला करके इनको थोड़ी सफलता मिली है, जो जिसमें आरक्षण का मुद्दा और संविधान खतरे में है, यह मुद्दा ला करके इन लोगों ने थोड़ी सफलता पा। तब भी ट्विटर पे थे, आज भी ट्विटर पे है। जनता की सेवा के लिए नहीं जा रहे, जनता के मुद्दों के लिए नहीं जा रहे हैं, या टिकट बांट रहे। चुनाव कब है? टिकट अभी से बंटने लगे। हाँ, एक बात जरूर है कि टिकट बंटने के बाद से ये जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और दलित और इनको पिछड़ों को जोड़ेंगे, तो एक पिछड़ा, एक दलित, एक जो भी समाज के नेता हैं इनके, जो अल्पसंख्यक, पूछ लें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मुख्यमंत्री भी इन्हीं के परिवार का बनेगा। एक दलित नेता इनके पार्टी के जो लोग हैं और अल्पसंख्यक नेता, पूछ लें कि मुख्यमंत्री आखिर बनेगा कौन जब उत्तर प्रदेश सरकार इनकी अगर बनती है। तो देखिए, ये सब एमओआई समीकरण से ये लोग पहले भी चलते रहे, एमओआई समीकरण से आगे भी
चलते रहेंगे। ना तो दलित से लेना देना है, ना तो अल्पसंख्यक से लेना देना है। हाँ, अल्पसंख्यक और एमओआई में जरूर है। तो उतने से इनका मतलब है देश में इनको जनता की आज इनको कहना चाहिए कि हम जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं, जनता के इन मुद्दों के लिए हम जा रहे हैं, उसमें हम अपना योगदान देंगे। तो जनता से तो कोई लेना देना नहीं है, बस चुनाव 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 और अराजकता और चुनाव, दो ही इनके मुद्दे सदैव रहे हैं और सदैव आगे भी रहेंगे। 27 हो चाहे पीछे, इन्होंने तो लोकसभा चुनाव में भी जो सफलता हासिल की अपने काम से थोड़ी सफलता हासिल, वो अराजकता वाली बात फैला करके सफलता हासिल। देखिए इनके जो स्क्रिप्ट बनते हैं, जो इंडी गठबंधन की जितनी पार्टियां, इनकी स्क्रिप्ट देश के बाहर से आती। राहुल गांधी का वोट चोरी का स्क्रिप्ट देखिए, म्यांमार में बना, उसका सारा डिटेल आ गया, पूरे सारे मीडिया पे चैनल है, आपका भी चैनल ने चलाया, उस पर डिबेट भी चलाया कि म्यांमार में जो स्क्रिप्ट बनती है वो भारत देश में वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज प्रयागराज में जाके अंजनी मिश्रा जा रहे हैं कोर्ट में मानहानि का दावा करने राहुल गांधी के खिलाफ, कि जो महाराष्ट्र में लिस्ट जारी की गई है मोबाइल की, उसमें प्रयागराज के मेजा के अंजनी मिश्र का नाम है, मोबाइल नंबर। अब वो मोबाइल नंबर से इतना परेशान है, पूरे देश के लोग उनको फोन कर रहे हैं कि आपने वोट चोरी कैसे कर ली। तो वो कह रहे हैं भैया हम तो गलत है, नंबर फेक नंबर उन्होंने राहुल गांधी ने दिया है। तो इनका काम अराजकता फैलाना पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बस अराजकता फैलाना, चुनाव में जाना, जातिवाद फैलाना। ठीक है, विपक्ष का काम है सिर्फ अराजकता फैलाना। शरद जी, अंतिम लाइन की, हाँ ठीक है शरद जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि क्या सिर्फ विपक्ष अराजकता के बलबूते पर, क्योंकि हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बेहतर काम किया, लोकसभा चुनाव में खास तौर से समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में क्या सिर्फ ये अराजकता के बलबूते पर आप लोग को मिला है? और क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा में आप लोग का काम चल गया, पीडीए के फॉर्मूला, वो विधानसभा चुनाव में भी चलेगा? आपने लगभग 3-4 मिनट तक मुझे भाजपाई प्रवक्ता का प्रवचन सुनाया। मुझे लगता है वो काफी सक्षम कथावाचक है। ये भी मेरा व्यक्तिगत मत है उनके विषय में। लेकिन मुझे एक चीज बहुत आश्चर्यजनक लगी इस पूरी चर्चा में, जो पार्टी 11 साल से दिल्ली में हो और 9 साल से लखनऊ में सत्ता में हो, वो पूरे टाइम समाजवादी पार्टी की माला क्यों घुमाती रही 4 मिनट तक? क्या वो अपना एक भी काम नहीं बता पाए कि उन्होंने 9 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया और 11 साल में दिल्ली में क्या किया? अब क्योंकि हमें ही दिन और रात सपने में देखते रहते हैं, तो फिर उन्हीं सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा जो इन्होंने उठाया। अपने विकास और अपने कामों के विषय में तो ये बता नहीं सके, क्योंकि ये शून्य है, एब्सोल्यूट जीरो रहे। 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इनके बाबा जी ने जो कार्यक्रम चलाया उत्तर प्रदेश में, उसके 4 काम गिनाने की हैसियत नहीं है किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की। इस बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज सुबह आपने अगर अखबार देखे हो तो मणिपुर में असम राइफल के कन्वॉय पे अटैक हुआ है रात में 9 बजे। उसमें 2 फौजी शहीद हुए हैं और 4 अस्पताल में एडमिट हैं। ये उसी क्षेत्र में घटना हुई है जिसके टाउन का मैं 2 साल स्वयं कमांडर रहा हूँ। तो मैं वहाँ की आतंकवाद की गतिविधियों और घटनाओं को खूब समझता हूँ। और जिस संगठन ने ये हत्याएं की हैं, जिनके ऊपर जांच चल रही है, वह संगठन गर्व से कहता है कि मैं मैती समाज का हूँ और मैं हिंदू। ये आतंकवाद की परिभाषा का एक उदाहरण आपको स्पष्ट यहाँ आपके पटल पे दे रहा हूँ। जिसको ये गर्व से हिंदू राष्ट्र से जोड़ते हैं, वही मिलिटेंट ग्रुप भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र से जोड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि आतंक का भी कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती। या तो आतंकी होता है या आतंकी नहीं होता है। तीसरी बात, मैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों और सभी उनको वोट देने वालों को और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा क्रिकेट मैच दुबई में 21 सितंबर को हो रहा। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ, बहुत शर्मसार होके एक फौजी के नाते आपके माध्यम से देश को ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है पाकिस्तान से, उसकी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई। तो सरहद पे फौजी को बोला जा रहा है कि आप पाकिस्तान से युद्ध लड़िए, और क्रिकेट टीम को बोल रहा है कि आप पाकिस्तान से क्रिकेट बोलिए। ये भाजपा का दोहरा चेहरा है। मैंने आपको इसके 3 उदाहरण भी दे दिए। अब आप आ जाइए समाजवादी पार्टी के वादों पे, उपलब्धियों पे और वादों पे।
बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की बात की है, महिलाओं को समृद्ध और मजबूत करने की बात की है, छात्रों के रोजगार की बात की है, उनकी सरकारी नौकरियों की बात की है और उनकी राजनीतिक चेतना के लिए हमेशा छात्र संघ के चुनाव के समर्थन की भी बात की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 में ये वादा किया था कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जितने भी जॉब्स है उत्तर प्रदेश से समाप्त करेंगे और हम परमानेंट पेंशनेबल जॉब्स देंगे। अखिलेश यादव जी ने देश से ये भी वादा किया है कि दिल्ली की सरकार में जब भी समाजवादी पार्टी का हस्तक्षेप की सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। जो फौजी देश की सरहद पर शहीद होके घर आते हैं, उनके परिवारों को, उनके गांव को और इस देश को जो फौजी गर्व देते हैं, हम उनके गर्व को वापस करेंगे और उनकी शहीद होने पे उनके परिवार के, उनके बच्चों के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी। ये उन्होंने वादा किया है। तो जो फौजी को फख्र दे रहा है, जो देश के नौजवानों को रोजगार की नई संभावनाएं और उत्साह दे रहा है और जो महिलाओं को लगातार महिला पेंशन देके उनको समृद्ध और उनके हाथ मजबूत करता रहा है, उसका नाम है अखिलेश यादव और उसका नाम है समाजवादी पार्टी। जी ठीक है। और देखिए, क्योंकि जरूरी भी है, आधी आबादी को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं समाजवादी पार्टी ने तो की हैं, साथ ही साथ बीजेपी भी समय समय पर करती रही है। आपके पास आ रही हूँ शशिकांत जी, क्योंकि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, आखिर ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि सरकार अभी आपकी है और ऐसे में आधी आबादी के लिए आप लोग की तरफ से क्या किया गया, क्योंकि आपको काम गिनाने होंगे तभी जनता आपको वोट देगी। ठीक बात है। जैसा कि अभी आपने भी कहा और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमने अपने कामों को नहीं गिनाया। भाई आज तो डिबेट ही आपके चुनाव में टिकट बांटने और चुनाव में जाने का विषय है। ये मुद्दा ही आज समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है, ये विषय। अगर आप जिस दिन रख देंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कामों को गिनाइए, तो आधे घंटे में इनको बोलने नहीं दूंगा, इनको बुला लीजिएगा और आधा घंटा हम ही बोलेंगे, फिर सुनना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो देखिए, हिंदू आतंकवाद को कांग्रेस सदैव से जोड़ती रही है, इंडी गठबंधन को इस्टेब्लिश करने का इन लोगों का यही चरित्र है। यह जितना देश में हमारा जो हिंदू समाज सहिष्णु है, इन लोगों का काम है, इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों का। हालांकि ये टॉपिक ना उन्होंने भी अपने वक्तव्य में इसका जिक्र किया, ये बिल्कुल इररिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई 2027 में क्या हो रहा है। जिक्र कर दिया था शरद जी ने, इसलिए मैंने उनको टोका नहीं है। प्लीज इसको आगे कंटिन्यू नहीं करते, मुद्दे पर रहते और 2027 की तैयारियों पर खासतौर से बात कर रहे हैं, घोषणाओं पर बात कर रहे हैं, इसी पर रहते हैं। जी शशिकांत जी। हाँ ठीक बात है, मैं इस बात को मानता हूँ। लगता है साथी को आपने मुद्दा दिया नहीं था, इसलिए चले गए इन हमारे कामों पर। हाँ, एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि इनके 40 कामों के बराबर एक ही काम हमारा है कि इनके गुंडे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में ठिकाने लगा दिया गया है, योगी राज में एक ही काम के इनके 40 काम के बराबर है। अब आइए 27 के चुनाव पर। 27 के चुनाव में इनको कोई जो है जनता के भलाई से कोई रुचि नहीं है। जनता के कैसे जनता जीवन जिएंगे, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा। हाँ, नौजवान इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने नौकरी दी। अरे भाई, जितने अखिलेश यादव जी ने नौकरी दी उससे 100 गुना ज्यादा नौजवानों को मुद्रा लोन दे चुके हैं। उससे 100 गुना ज्यादा लोगों को हम लोग मुख्यमंत्री उद्यम लोन दे चुके हैं। हम हमारे जो प्रदेश हो चाहे देश हो, इस समय रोजगार के अलावा, नौकरी देने के अलावा रोजगार, लेकिन कर्ज देने से क्या होगा, लोन देने से क्या होगा शशिकांत जी? ये जो आप लोग बार बार लोन की बात करते हैं, रोजगार एक अलग विषय है और स्वरोजगार के लिए आप लोग, मान रही हूं मैं कि प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन रोजगार के लिए क्या कर रही है सरकार? ये विषय हमेशा रहेगा आपके सामने जब तक आप लोग इस समस्या को दूर नहीं कर देते। ये लोन से ये समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। नहीं रहेगा। देखिए, मैं एक बात रखूंगा कि कोई भी सरकार आएगी, कितना नौकरी देगी? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इससे तो पूरा देश तो 140 करोड़ लोगों का भला तो हो नहीं जाएगा। अगर 2 करोड़ भी नौकरी दे दीजिए तो, 4 करोड़ भी दे दीजिए तो कहीं ना कहीं स्वरोजगार तो स्टेब्लिश करना होगा। इन्होंने तो कभी स्वरोजगार स्टेब्लिश करने की ये लोग तो कोई बात नहीं करते हैं और ना कभी उस पर काम किया है। हम स्वरोजगार की भी बात करते हैं कि आज हम
कितने करोड़ों नौजवानों को नौकरी देते तब भी हमारे नौजवान बचेंगे, उनका क्या होगा? तो स्वरोजगार अगर नहीं हम इस्टेब्लिश करेंगे तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे? हम उनके लिए आज की तारीख में जितने मुख्यमंत्री उद्यम लोन योजना है, हमारा ओडीओपी योजना है, और सारे पैन कार्ड ऐसे ऐसी योजना की पैन कार्ड और आधार लेकर जाइए और लोन लेकर आइए। रेहड़ी पटरी योजना है, उद्यम के अलावा ओडीओपी में 3-4 किस्म की योजनाएं चल रही, मुख्यमंत्री उद्यम योजना, ओडीओपी योजना के अलावा 2-3 तरह की चल रही हैं, कौशल विकास योजना, उसके साथ साथ मुद्रा लोन। हमारे नौजवान जाते हैं और लोन लेकर के वापस आते हैं। इन लोगों के समय तो लोन छोड़ दीजिए, रोजगार की बात छोड़ दीजिए, ये तो केवल ट्रांसफर उद्योग और अपहरण उद्योग चलाया करते थे। आज नौजवान जो है काम कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ, वो जातिवादी एंगल से जो ये लोग चश्मा पहनाते थे, भाषण देते थे, उससे नौजवान बाहर निकल चुका है। वो अपने काम में लगा है, इनकी जातिवादी और पीडीए को सुनने को तैयार नहीं है। पीडीए हाँ जरूर है कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, लेकिन उनको फायदा हुआ था लोकसभा के चुनाव में। आप लोगों को ये बात माननी होगी कि उनको फायदा हुआ, कहीं ना कहीं इस वर्ग ने ये समझा कि हाँ भाई उनका हितैषी कौन है, और इसीलिए देखिए आप लोग के विपरीत परिणाम सामने आए थे। शरद जी आपके पास आ रही हूँ, आप लोग लोक लुभावन वादे तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ क्योंकि लिस्ट पर भी आप लोग मंथन कर रहे हैं कि भाई उम्मीदवार कौन होंगे, ऐसे में क्या प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की रहेगी इसके लिए? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता के साथ पुनः दोहरा दूं, हमारे साथी को आपने दोबारा मौका दिया, अपनी बात उन्होंने फिर भी नहीं की, और जो उन्होंने सब मिला के गोल मोल कहा है वो ये कहा है कि पकौड़े बनाइए और ठेले के लिए लोन हम देंगे, चाय बनाइए ठेले के लिए लोन हम देंगे। यहीं पे मूल फर्क है। जो ये कह रहे हैं कि 50 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, कितना रोजगार देंगे? उन्हीं के प्रधानमंत्री ने तो 2014 के इलेक्शन के पहले बोला था कि हर साल 2 करोड़ देंगे। तो 2 करोड़ के हिसाब से 22 करोड़ तो अभी तक सरकारी नौकरी में होने चाहिए थे। और जो आप बोल रहे हैं 50,000 लोन देंगे, 1 लाख लोन देंगे, 2 लाख लोन देंगे, वो ये कह रहे थे कि स्विट्जरलैंड से लाके 15-15 लाख तो हर व्यक्ति को देंगे देश में, वो भी फ्री, लोन पे भी नहीं देंगे, उसे चुकता भी नहीं करना पड़ेगा, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। फिर उनके मोटा भाई आगे बोले ये तो जुमले का हमला है, चुनाव में हम लोग ये सब फ्रॉडबाजी करते ही रहते हैं। तो आप इनसे कोई भी सवाल पूछेंगे इनके पास यही जवाब होगा। और मैं इनके लोन के ऊपर एक लाइन में जवाब दे देता हूँ, इनका असली चेहरा क्या है। 11 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए लोन के माफ किए गए हैं इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का लोन है। क्या ये वादा करेंगे कि सारे किसानों का अगले 1 महीने के अंदर हिंदुस्तान में सभी किसानों का लोन माफ किया जाएगा, ताकि कम से कम जो किसान पेड़ से ट्रंक के आत्महत्या कर लेते हैं वो आत्महत्या ना करें? और क्या ये वादा करेंगे कि कोई भी उद्योगपति अब दिल्ली और बॉम्बे से लंदन की फ्लाइट में नहीं भाग पाएगा, हम उनको उससे पहले पकड़ लेंगे? या बाद में अखबारों में छपेगा कि वो आए थे दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी के? ठीक है शशिकांत जी, इस पर एक लाइन का आश्वासन है, एक लाइन का जवाब चाहिए आपसे इस पर। देखिए सब जितने भाग आ रहे हैं, दूसरी बात की भागने वालों को तो ये लोगों ने तो आतंकवादियों तक को हाईकोर्ट में हलफनामा देके बचाने का काम किया भाई। जो यहाँ बम फोड़ते थे अयोध्या और फैजाबाद और सीधा मुद्दे पर शशिकांत जी, मुद्दे पर किसानों के लिए क्या दे करके हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी ने कहा इनको छोड़ दिया जाए। तो ये अच्छा सुनिए, अब किसानों पाई किसानों के लोन माफ की बात कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग उत्तर प्रदेश में जब यहाँ चुनाव लड़े हैं 2022 का, तो ये फ्री बिजली दे रहे थे। किसानों ने कहा कि हमको कोई फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमको योगी चाहिए, आपका कोई फ्री नहीं चलेगा। वो आ गए और केजरीवाल आके चुनाव लड़के जीरो आउट होकर के चले गए उत्तर प्रदेश से। और आप लोगों ने भी फ्री का वादा किया था। हमारे प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश किसानों ने कहा कि निकल लो। और 22 में हमको योगी चाहिए, हमको फ्री बिजली ना चाहिए, ना हमको फ्री कोई माफी चाहिए। तो 27 में भी फिर योगी चाहिए, मोदी चाहिए, अमित शाह चाहिए। ये जनता ने फैसला किया हुआ, ये लोग बना ले लिस्ट, बांट ले टिकट, बांटने के अलावा कोई काम नहीं है। और अराजक बातों को बार बार लाने से बचना चाहिए इनको, नहीं तो बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती है।
राजनीति ठीक है। में, इससे इनको सबक लेना ठीक चाहिए। है शरद आने वाले जी, शरद जी 27 में उनका यही मानना है कि बहुत तीर में जनता तुक्का लगा था करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में, दोबारा नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि मेरी बात पूरी समाप्त करने का मुझे मौका मिल जाए। बिल्कुल, आपने पूरा बीच में कीजिए। शायद इनको 1 मिनट का समय पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। जी। ये फिर विषय को भटका रहे हैं। हम्म, जो अराजकता की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर किसी नेता के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे रहे हैं तो इनके स्वयं के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने ही कोर्ट में सरकारी हलफनामा दे करके देश में ये पहला एग्जाम्पल दिया है कि एक अपराधी अपने अपराधियों के लिए खुद कोर्ट में सरकार के आने के बाद लिख के देता है कि मुकदमे वापस ले लीजिए। उनके ऊपर हत्या के प्रयास तक के गंभीर मुकदमे हैं और उनका हलफनामा सोशल मीडिया पे देख लीजिए तो 2 या 3 पन्ने का सिर्फ अपराध का है। तो ये कम से कम अराजकता पे बात करने का हक नहीं रखते। दूसरी बात, ये कौन सी बातें आतंकवादियों की कर रहे हैं। मैंने आपको भी उदाहरण दिया, 21 सितंबर को हम भारत पाकिस्तान का दुबई में मैच देखने जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो कम से कम देशभक्ति के नाम पे छाती पीट के रोना बंद करें। जिनके लहू में गर्म सिंदूर बह रहा था उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी नसों में गर्म खून बहता है, मेरी नसों में सिंदूर नहीं बहता है। और ऐसा सिंदूर बहाने की जरूरत भी नहीं कि जो बहन बेटियों का सिंदूर दुबई में जाके 21 तारीख को दोबारा बेचने वाले हैं, वो बहन बेटियों को क्या न्याय देंगे। और बात करते हैं देशभक्ति की, वापस मुद्दे पे आते हैं, रोजगार पे आते हैं, अपने वायदों पे आते हैं। हमने 2012 की सरकार में जो भी नौजवान प्रतिभाशाली बच्चे थे जिनको अच्छा भविष्य बनाना था, उनको हमने लैपटॉप दिए थे। और आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल, बहुत ताजा तरीन बताता हूँ, 24 घंटे पहले ये वादा किया है कि हम सरकार में आने के बाद सभी प्रतिभाशाली बच्चों को आईपैड देंगे। एप्पल के आईपैड इसलिए बोला है क्योंकि आज की तारीख में कहा जा रहा है टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस पैड बनाते हैं वो। तो हम वो पैड विद्यार्थियों को देंगे ताकि उनकी शिक्षा में सहयोग हो सके और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में मदद हो सके। आपको ये भी ज्ञात होगा कि उन्होंने हाई स्कूल और 12th पास सभी बच्चियों को अपनी तरफ से सिर्फ कैश में मदद भी नहीं की है, फ्री शिक्षा ही नहीं दी है, उनको यातायात के साधन के लिए साइकिल भी बंटवाने का काम किया। और जानते हैं वर्तमान में ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों को जाने के लिए जो उनके कपड़े, उनका बैग, उनके शूज, उनके शॉर्ट्स, उनके शॉर्ट्स, उनके शर्ट्स, इन सारे कपड़ों की 2 जोड़ी वर्दी के लिए, 2 जोड़ी सामान के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। कैश में पेरेंट्स को 1200 रुपए रिम्बर्स कर रहे हैं। आप भी जानती होंगी 1200 रुपए में आज की तारीख में कितना सामान आ सकता है, क्योंकि इनकी सरकार उस सामान को देने में सक्षम नहीं है, इसलिए 1200 दे रही है। आप जानती है जो रसोईया खाना बनाती है, जो महिला स्कूल में, उसको कितने पैसे मिलते हैं हर महीने? 2500 रुपए। आपको पता है जो आंगनबाड़ी में जो सहायिका गांव में होती है, जो छोटे छाटे नौनिहालों को एक क्रैश में या बच्चों को जहां रखते हैं उसमें जो कार्यरत महिला, उसको कितना पैसा दे रहे हैं? 6000 रुपए हर महीने। आपको पता है जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, उस सिस्टर, उस जो मास्टर है, उसको ये शिक्षा मित्र बोलते हैं, उसको कितना पैसा दे रहे हैं? 10,000 रुपए हर महीने। 2012 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने शिक्षा मित्र की तनख्वाह 10,000 रुपए से 80,000 रुपए की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे पहले इन्होंने 80,000 से वापस उसको 10,000 पे लेके आया। तो ये क्या चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल में पकौड़े वाली व्यवस्था में हम शामिल करें? 2,500, 6,000 और 10,000 रुपए की तनख्वाह की नौकरियां शशिकांत जी, तो क्या सिर्फ यही योजना है आप लोग के पास, यही मंशा है? मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को खत्म करेंगे। ठीक है। हम सरकारी जॉब देंगे, पेंशनेबल जॉब देंगे, जो सरकारी रेट्स हैं उस रेन्यूमरेशन में हम तनख्वाह देंगे। हम ठेके की नौकरियों को पूर्णतः समाप्त करेंगे, हम फौजियों को भी मुक्त करेंगे और हम हर सरकारी व्यवस्था से। शशिकांत जी, जल्दी से आपका काउंटर। देखिए ये अब 4-5 बातें बोल गए हैं, समय कम है, फौजियों की बात कर रहे हैं, लगता है ये उस समय सेना में कहीं तैनात रहे होंगे। जब डिफेंस मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव, तो 119 बार सैफई में ही उतर गए। देश में न पाकिस्तान से लड़ना, न चाइना से लड़ना, 119 बार ये सेना में रहे होंगे, निकाल लेंगे रिकॉर्ड, देख ले। दूसरी बात, मुझे इन्होंने सुनिए रसोइयों को बताया 6,000, रसोइयों को 7,000 दे रहे थे, हम लोग 6,000 कर दिए। ये 2,500 जिनको बता रहे हैं उनको ये 25,000 दे रहे थे, हम लोगों ने 2,500 कर दिए। अरे कहाँ है आप? आपने 80,000 कर देंगे तब आपकी सरकार चली गई, तो जब चुनाव में गए तो बोले हम 80,000 कर देंगे। क्यों नहीं कर दिया था आपने? आप 5 साल सरकार चलाए, आप 12 से 17 तक।
कुल मिलाकर यही है कि घोषणाओं से काम नहीं बनेगा। जब जिसको मौका मिले काम करके दिखाना होगा, जनता का वोट भी तभी मिलेगा। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।